नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक प्राइवेट बैंक के बारे में, जिसके नाम आप पहले देख चुके हैं, बंधन बैंक। देखिए, बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर बंधन बैंक के ऊपर एक वीडियो बना के दीजिए, क्योंकि बंधन बैंक एक प्राइवेट बैंक है और बैंक जिस बेसिस से काम कर रहे हैं और जिस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके ग्रोइंग मोड में जा रहा है, क्या इस बैंक में फ्यूचर में कुछ मतलब पॉजिटिविटी अच्छा खासा हो सकते हैं? क्या इस बैंक फ्यूचर में कोटक, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक जैसा बन सकते हैं? तो चलो, आज मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखते जाइए। और मैं कोशिश करूंगा जितना इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, मैं जितने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रखा हूँ आपके साथ शेयर करने का। और उसमें से आप, और भी बहुत सारे दोस्त होंगे जो मार्केट में बहुत पुराना है, तो उसको शायद लग रहा है कि और भी कुछ मतलब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देना चाहिए था, तो उसके लिए मैं जरूर कोशिश करूंगा हर इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, आईपीओ वगैरह जानना है तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के नाम आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। मैं आपको सबसे पहले जो चीज दिखाऊंगा वो है इसके इन्फॉर्मेशन। देखिए, बंधन बैंक एक पब्लिक बैंक है, मतलब एक देखा जाए तो पब्लिक सेक्टर बैंक है, और एक मतलब एक प्राइवेट बैंक आप बोल सकते हैं। तो इस बैंक के जो टोटली फाउंडर है आप देख सकते हैं, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता वेस्ट बंगाल बेसिस बैंक है। और आप देखेंगे तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है अराउंड बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट है, एंड यहाँ पे देखिए मॉर्गेज लोन है, म्यूचुअल फंड है। मतलब आप इस कंपनी को ज्यादातर देखा जाए तो बैंकिंग के ऊपर भी ज्यादातर कंपनी फोकस रखे है, इंश्योरेंस सेगमेंट भी है, मॉर्गेज लोन्स के है, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट प्लानिंग भी, मैनेजमेंट भी इस कंपनी कराता है, और म्यूचुअल फंड्स भी इसी के माध्यम से आप कर पाएंगे। देखिए, जितने सारे बैंक है सारे के सारे म्यूचुअल फंड्स भी है, और हर इस जो प्रोडक्ट है हर किसी बैंक के इस प्रोडक्ट भी है। तो इसमें खास क्या है और क्या क्यों इस कंपनी के ऊपर आप फोकस रखें, तो चलो उसके ऊपर भी बात कर लेता हूँ। तो कंपनी के टोटल अराउंड जो फिगर है आप देखेंगे तो 50 एटीएम्स है 2020 के हिसाब के रिपोर्ट के हिसाब से, और अराउंड आप देखेंगे तो 501 ब्रांचेस है ऑल ओवर इंडिया में। और कंपनी का उतना ज्यादा ब्रांचेस नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कंपनी स्टार्ट हुआ था 2015 में। अराउंड आप देखेंगे तो 7 साल ही हुआ है, कंपनी उतना पुराना नहीं है, 7 साल हुआ है। देखिए, कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले उसका टाइम पीरियड भी आपको देखना चाहिए, मतलब वो कितना दिनों तक मार्केट में है, और उस मार्केट में होने के बाद वो कितना अच्छा खासा काम कर रहा है, और कंपनी का बिजनेस का जो रेशियोज है, मतलब इनकम सोर्सेस और एक्सपेंस सोर्सेस, सॉरी एक्सपेंस, साथ ही साथ टैक्सेस, बहुत सारे चीज होते हैं जो आपको देखना चाहिए। उसके बेसिस से बोला बोला जाए तो कंपनी अराउंड एक बहुत पुराना नहीं है, नए नए आए हैं कंपनी, अराउंड 7 साल हुए हैं, अभी तक 10 साल भी नहीं हुआ। और कंपनी के टोटल जो स्टेट है 36 बैंक जो प्रेजेंट है, 34 आउट ऑफ 36 स्टेट में अभी तक कंपनी 36 स्टेट में ही नहीं नहीं पहुंच पाए। एक पॉइंट अवश्य, मतलब ऑब्वियसली मैं जरूर यहाँ पे नेगेटिव जरूर कहूंगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का टोटल जो बैंकिंग है, आउटलेट जो है वो 5639 बैंकिंग आउटलेट्स है, मोर देन 2.63 करोड़ कस्टमर, मतलब इसका जो कस्टमर्स बेसिस है वो 2.63 कस्टमर। तो मैं आज आपको एक एक देखा जाए तो होमवर्क दे रहा हूँ कि आप इंडिया के नंबर 1 बैंक एचडीएफसी बैंक, उसका कस्टमर कितना करोड़ में है, आप एक बार मुझे कमेंट जरूर करिएगा। तो सिंपल स्टेप है, आप कहाँ से ढूंढेंगे मुझे पता है, तो आप स्मार्ट है तो जरूर एक बार करिएगा। तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो एटीएम्स है वो तो मैं आपको बता दिया। कंपनी का जो टोटल टर्न डिपॉजिट, देखिए द बैंक ऑफ, यहाँ पे देखिए मोबाइल्स डिपॉजिट 96,331 करोड़, एंड टोटल यहाँ पे देखिए एडवांस स्टैंड ऑफ ओवर 99,338 करोड़ मार्च 2020 के हिसाब से। यहाँ पे कंपनी ने इस तरीके से कंपनी का टोटल डिपॉजिटरी हुआ। देखिए, बैंक में जितना डिपॉजिट होगा उतना ही बैंक के लिए खास है। तो इस बैंक में एक स्पेशलिटी मुझे अच्छा लगा, जो एक चीज मुझे अच्छा लगा वो है कंपनी ज्यादातर फोकस रिटेल बैंकिंग के ऊपर फोकस रखे हुए है। देखिए, रिटेल बैंकिंग मतलब आप जितने सारे सेविंग्स अकाउंट होते हैं, और साथ ही साथ जितने सारे करंट्स अकाउंट होते हैं,
तो एफडी होते हैं, तो इस तरीके से फोकस कंपनी ज़्यादा रखे हुए है। तो इसलिए आप देखेंगे तो बैंकिंग का जो कासा रेशियो है, जो मैं हर बैंक के ऊपर आपको दिखाता रहता हूँ, आप खुद भी गूगल में जाकर सर्च कर सकते हैं कोई भी बैंक का कासा रेशियो। ये कासा रेशियो बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं कोई भी बैंकिंग के लिए। क्यों कासा रेशियो इंपॉर्टेंस है? पहले देखिए कंपनी पहले कासा रेशियो यहाँ पे देखिए डिक्लाइन 48.6% फ्रॉम 43.4% से अभी 40 ईयर ऑफ एज 45.6%, मतलब कंपनी का जो कासा रेशियो है जो पहले अच्छे थे वो अभी थोड़ा कम हो चुके हैं। इसका मतलब मान के चलिए आपके बैंक में 100 देखा जाए तो 100 में से अराउंड आप देखेंगे तो 50% 55% जितने सारे सेविंग्स अकाउंट्स है और करंट अकाउंट अराउंड आप देखेंगे तो 4 से 5% है। इसका मतलब है इस बैंक में जो परसेंटेज है वो करंट अकाउंट का परसेंटेज बहुत कम है, तो इसीलिए इसका कासा रेशियो थोड़ा सा डाउन हो चुके हैं। क्योंकि कासा रेशियो हमेशा सेविंग्स अकाउंट और प्लस करंट अकाउंट प्लस आपका जितने सारे एफडीज होते हैं और ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट होते हैं उसको एक करने के बाद उसको कैलकुलेशन किया जाता है। तो एक्चुअली देखा जाए तो सेविंग्स एंड करंट अकाउंट से आने वाला पैसा बैंकिंग के लिए उतना ही खास रहेगा जितना ज़्यादा सेविंग्स एंड करंट अकाउंट उस कंपनी के ऊपर रहेगा, क्योंकि वो उस पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा लोन देगा और उस लोन से कंपनी का इनकम भी होगा। क्योंकि बैंकिंग पैसा कमाता है लोन देके, दूसरों को लोन देते हैं और उसमें जो इंटरेस्ट होते हैं उस इंटरेस्ट के बेसिस से बैंक पैसा कमाता है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी का जो कासा रेशियो कोई खराब नहीं है, अच्छा खासा कासा रेशियो है। एचडीएफसी बैंक से भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक का कासा रेशियो अराउंड 20% है और इसका कासा रेशियो अराउंड 41% से भी ज़्यादा है। तो एक पॉजिटिव पॉइंट जरूर कहूँगा इस कंपनी के बारे में। और एक चीज़ यहाँ पे मैं जरूर दिखाऊंगा वो है कंपनी का कुछ डिटेल्स। जैसे आप देखेंगे तो कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू स्प्लिट हुआ है, यहाँ पे देखिए ट्रेजरी जो कंपनी का बुक अकाउंट है उनमें से 13% और रिटेल बैंकिंग में कंपनी का सबसे ज़्यादा अर्निंग होते हैं, जो कंपनी का रेवेन्यू स्प्लिट हुआ है 81%। और यहाँ पे देखिए कॉर्पोरेट बैंक में ओनली 3%। इसका मतलब कंपनी ज़्यादातर फोकस रखे हुए है रिटेल बैंकिंग के ऊपर। देखिए रिटेल बैंकिंग के ऊपर फोकस रखना मतलब सेविंग्स अकाउंट जैसे ट्रांजैक्शन के ऊपर एफडी के ऊपर ज़्यादा फोकस रखना अच्छी बात है, क्योंकि उनमें से सबसे कम इंटरेस्ट मतलब कंपनी को करना पड़ता है। मान के चलिए बैंक का एक बिग पॉजिटिव पॉइंट है, मान के चलिए आपको बोला कि सेविंग्स अकाउंट में चलो 5% आपको, मैं आपको अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, हर बैंक के अलग अलग होते हैं थोड़ा सा, तो 5% आपको इंटरेस्ट में दूंगा। तो आपने तो पैसा दिया और उसी पैसे से वो क्या कर रहे हैं अराउंड 10% से भी ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर दूसरों को लोन दे रहा है। इसका मतलब उसको 5% का प्रॉफिट ज़्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ। हाँ देखिए 5% नहीं होगा, उसमें बहुत सारा कॉस्टिंग होगा, तो अराउंड 4 से 5% उसका प्रॉफिट होगा, तो यही बैंक के लिए फ़ायदा होगा। तो देखिए बैंकिंग के हिसाब से मैं इस बंधन बैंक को मैं खराब नहीं कहूँगा, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस मुझे अच्छे लगते हैं। क्योंकि देखिए कंपनी का मार्केट कैप भी शानदार है, कंपनी का एनुअली इनकम थोड़ा सा अभी तो देखा जाए तो उतना खास नहीं है, फिर भी देखिए पॉजिटिव में है। फ्री कैश फ्लो अराउंड 691 करोड़ का, और कंपनी का जो कर्जा है 94,900 करोड़ का। तो मैं जरूर कहूँगा कंपनी का कर्जा जितना है तो उतना मतलब हिसाब किया जाए तो कर्जा ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आप इसी के बेसिस से अगर इसका कंपटीटर, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका जितने सारे कंपटीटर है उनके अगर डेप्थ ऑफ इक्विटी देखेंगे तो मेरे हिसाब से बंधन बैंक कोटक बैंक के बाद, कोटक बैंक के सबसे ज़्यादा कम कर्जा है, उसके बाद सबसे ज़्यादा कम कर्जा है बंधन बैंक के पास। तो एक पॉजिटिव पॉइंट मैं जरूर कहूँगा इस बैंक के बारे में, क्योंकि जो बैंक का कर्जा कम है वो हमेशा के लिए कोशिश जरूर करेंगे और भी अच्छे तरीके से काम करने के लिए, क्योंकि उसको कर्जा कम है तो उसको ज़्यादा पैसा कर्जे के हिसाब से इंटरेस्ट के हिसाब से देना नहीं पड़ रहा है, तो ब्याज के हिसाब से देना नहीं पड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से उस बैंक को एक पॉजिटिव जरूर वहाँ से मिलेगा। तो मेरे हिसाब से बंधन बैंक के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए, क्योंकि कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट रेशियोज मेंटेन किया। आप क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट किया, हाँ सिर्फ एक बार में लॉस किया और वो भी सितंबर 2021 के हिसाब से। तो इस बार कंपनी ने जबरदस्त लॉस किया था, क्योंकि कंपनी का इनकम के हिसाब से कंपनी का जो मतलब टैक्सेस है और जितना उसको ज़्यादा पे करना पड़ा था, तो इसीलिए कंपनी का जो इंटरेस्ट है और साथ ही साथ कंपनी का जो एक्सपेंस है वो
ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिला था। कंपनी का इनकम के हिसाब से डबल से भी ज़्यादा कंपनी का एक्सपेंस हो गया था, इसीलिए कंपनी ने लॉस किया था। देखिए फिर भी कंपनी ने रिकवरी किया और फिर से अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ किया, और मार्च इस क्वार्टर में जो कंपनी ने प्रॉफिट किया वो सारे के सारे प्रॉफिट को रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया। देखिए यही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होता है। कंपनी बीच में लॉस किया, चलो कोई बात नहीं, लॉस होता है, कभी भी लॉस हो जाता है, मगर उस लॉस को कंटिन्यू करना और लॉस से मतलब बाहर आके प्रॉफिट डबल करना, इस एक कोई भी कंपनी के लिए एक बिग अचीवमेंट होगा। और मुझे लगता है इन्वेस्टर को इसी तरीके से फायदे को उठाना चाहिए। देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि कंपनी में कुछ खराबी नहीं है, बिल्कुल खराबी है और अच्छे भी है। तो आप खराबी को एक साइड करिए और अच्छाई को एक साइड करिए, दोनों को कंपेयर करिए। जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा तभी आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करने के लिए सोचना। तो कंपनी की इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो कंपनी इतना शानदार है, इसीलिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा, एफआईसी ने तो 34% होल्डिंग रखा है, डीएस ने भी माल रखा है, पब्लिक ने भी उठा के रखा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए, क्योंकि कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है वो कंटिन्यूसली एक साइड लेवल में दिखने को मिल रहा है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।